एक छोटी सी घटना ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। रिजवान का चाकू, धर्मेश की गर्दन। अहमदाबाद में फैली सांप्रदायिक हिंसा वाली टेंशन। जी हां, अहमदाबाद में सड़क पर ओवरटेकिंग को लेकर हुई हिंदू युवक की हत्या के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि एक पूरा कस्बा हिंसा की आग में झुलस गया। 45,000 की आबादी कई घंटे तक डर और दहशत के साए में डूबी रही। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। टकराव पर कैसे सांप्रदायिक तनाव हुआ, देखिए। अहमदाबाद जिले के धंधुका तहसील में बाइक टकराने जैसे छोटे मुद्दे पे एक युवक की हत्या कर दी गई। वो रिजवान ने धर्मेश के पैर में छुरी मार दी थी। जिधर नजर दौड़ाओ धू धू कर जलती हुई दुकानें दिख रही हैं। जिस रास्ते, जिस गली में देखो, आग का गोला बन चुकी गाड़ियां नजर आ रही हैं। चौक चौराहे और नुक्कड़ पर तोड़फोड़ करती गुस्से से पागल हो रही भीड़ दिख रही है। तस्वीरें अहमदाबाद के धुंधका कस्बे की हैं, जो शनिवार को खौफ और दहशत के साए में लिपटा नजर आया। इस पूरे हंगामे की वजह बनी बाइक ओवरटेकिंग की एक मामूली सी घटना। बताया जा रहा है कि भरवाड़ समुदाय का धर्मेश नाम का एक युवक युवती के साथ बाइक से जा रहा था। रास्ते में रिजवान नाम के युवक ने धर्मेश की बाइक ओवरटेक करते हुए कुछ कमेंट किया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद हाथापाई में बदल गया। रिजवान ने धर्मेश को देख लेने की धमकी दी, जिस पर धर्मेश अपने साथियों के साथ रिजवान के घर जा पहुंचा। जहां हुए झगड़े में रिजवान ने धर्मेश पर चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अहमदाबाद जिले के धंधुका तहसील में बाइक टकराने जैसे छोटे मुद्दे पे एक युवक की हत्या कर दी गई। आज आरोपी है वो बाइक लेके निकला था, तभी उसका बाइक धर्मेश भाई गमारा के बाइक से टकरा गया था। फिर दोनों के बीच बहस हुई थी। उसके बाद धर्मेश गमारा अपने कुछ साथियों के साथ आरोपी के घर पहुंचा था। वहाँ पे जपाचपी हुई और धर्मेश गमारा के पैर पे छुरी लगने से महत्तम जो खून है वो बह गया था। तात्कालिक उनको रेफरल हॉस्पिटल में सारवार के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां पे सारवार के दरमियान उनकी मौत हो गई। रिजवान के हमले में धर्मेश की मौत की खबर फैलते ही धुंधुका कस्बे में तनाव फैल गया। धर्मेश की हत्या ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। देखते ही देखते धर्मेश के समर्थक सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ शुरू हो गई। आक्रोशित लोगों ने दर्जन भर दुकानों को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। हर तरफ दहशत और खौफ का मंजर पसर गया। व्यापारियों ने धड़ाधड़ दुकानें बंद कर दी। लोग घरों के भीतर दुबक गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे के अंदर दो आरोपियों समीर और रिजवान को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करके मामले को शांत किया। आप अभी देख सकते हैं कि ये मृतक का घर है, उसके आसपास अभी पुलिस तैनात की गई है। तो अभी अहमदाबाद जिला पुलिस ने जिस प्रकार से यहाँ के जो एसपी है ओम प्रकाश जाट, उससे बातचीत हुई। उसने ऐसा बताया है कि 2 आरोपी को अरेस्ट अभी कर लिया है प्राइमरी। उसके बाद जो है जिसमें समीर और रिजवान का नाम आ रहा है सामने, उन दोनों को भी अरेस्ट करके पुलिस ने कायदे की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू की हुई है। और अभी जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर पुलिस ने पूरे एरिया में पुलिस तैनात कर दी है। साथ ही इस माहौल के अंदर कोई भी अफवाह ना फैलाए, उसको लेकर भी पुलिस ने एक विनती की है। धुंधका की गिनती संवेदनशील इलाकों में होती है। इससे पहले जनवरी 2022 में किशन भरवाड़ नाम के हिंदू युवक की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ वीडियो पोस्ट किया था। किशन ने बाद में माफी भी मांग ली थी, लेकिन बावजूद इसके शब्बीर और इम्तियाज नाम के 2 मुस्लिम युवकों ने गोली मारकर किशन की हत्या कर दी थी। अब 4 साल के बाद धर्मेश की हत्या ने एक बार फिर से धुंधका कस्बे में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि अभी किशन के मामले में ही इंसाफ नहीं हुआ है और अब धर्मेश की हत्या धुंधका के बिगड़ते हालातों की गवाही दे रही है। किशन भरवाड़ की हत्या के बारे में आज भी जांच चल रही है। इसके पहले दूसरा घटना बन गई, ये 5वीं घटना है धंधुका में। हर 3 साल, हर 2 साल, हर साल में कर रहे हैं। और आज भी
इकट्ठा होके वो सब घूम रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए क्या करे। हिंदू संगठनों के तेवर बता रहे हैं कि वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये गुस्सा इशारा है कि धंधुका में स्थिति विस्फोटक हो चुकी है, लिहाजा पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। कोई भी अगर कायदे को हाथ में लेगा, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, उसके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे। अभी टाउन में एकदम शांति का माहौल है और हर जगह हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग चालू है और बाकी आगे की लीगल कार्रवाई अभी चालू है। गांव के सभी आगेवानों के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। उनकी जिन विषयों पे उनको पुलिस की तरफ से जो ध्यान आकर्षित करवाना था, वो हमारी उस पर डिटेल चर्चा हुई है और सभी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। धर्मेश हत्याकांड में दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस बात पर भी नजर रखी जा रही है कि इस घटना की आड़ लेकर अराजक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश में कामयाब न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गजवा हिंद की नापाक साजिश को लेकर बार बार क्यों आगाह करते हैं? इसका सबसे ताजा उदाहरण है 3 राज्यों से दबोचे गए आतंकी। इन आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये आतंकी दिल्ली में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। इनके टारगेट पर अयोध्या का रामलला मंदिर भी था, लेकिन ये कामयाब होते तब तक इनकी गर्दन तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुंच गए। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अपनी जमीन की हिफाजत की जिम्मेदारी जब ऐसे कंधों पर होती है तो सरहदें तय नहीं करती कि आतंकी आजमगढ़ का है या ओडिशा का। सबका हिसाब बराबर होता है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। देश के दिल दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। गजवाए हिंद के नाम पर 4 आतंकियों ने रचा था खौफनाक प्लान, लेकिन प्लान जमीन पर उतरता उसके पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सब छिन्न भिन्न कर दिया, पूरे मॉड्यूल को एक्सपोज कर दिया। 3 राज्य महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, जहां इन आतंकियों का नेटवर्क फैला था, इनका मिशन गजवाए हिंद का था। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों ने मुंबई से मोहम्मद हम्माद, ठाणे से मोसैब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम, ओडिशा के भुवनेश्वर से शेख इमरान और बिहार के कटिहार से मोहम्मद सुहेल को दबोच लिया। चारों आतंकी एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया के क्लोज्ड ग्रुप से जुड़े हुए थे, जहां जिहाद, खिलाफत और गजवाए हिंद पर चर्चा होती थी और यहीं से शुरू हुआ आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट। मोसैब अहमद मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। मोसैब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में वेल्डर, ऑटो मैकेनिक सहित कई तरह के काम कर चुका है। फिलहाल ठाणे में निजी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम कर रहा था। मोसैब कई ऑनलाइन ग्रुप का हिस्सा था जहां लश्कर-ए-मेहदी और जिहाद से जुड़ी चर्चाएं होती थी। तो मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं क्या बताऊं, जब कुछ मालूम नहीं है मुझे किस वजह से ले गए हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है। वहाँ पर भी गए तो कुछ तो नहीं मुझे बताया कि मुझे मालूम पड़ेगा। पिछली बार घर कब आया था आपका बेटा? उसको तो आने 1.5 साल हो गया। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक इनके टारगेट पर था अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली में संसद भवन, देश भर में कई सैन्य ठिकाने और दिल्ली की हाई प्रोफाइल लोकेशन। जांच में यह भी पता चला है कि बाकायदा लाल किला और इंडिया गेट तक की इन आतंकियों ने रेकी भी की थी। दिल्ली पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों को अलग अलग टास्क दिए गए थे। किसी आरोपी को सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग का टास्क दिया गया था, तो किसी को सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश कर और उन्हें देश के खिलाफ नफरत फैलाने का। साजिश सिर्फ बातें नहीं थी, जमीन पर तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। रिमोट कंट्रोल कार से आईईडी बनाने की कोशिश, बॉल बेयरिंग, कील, वायर इकट्ठा कर लिए गए थे। लोकल सामान से बम तैयार करने की प्लानिंग थी। क्यूआर कोड शेयर कर पैसे जुटाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग हो रही थी। हथियार और ट्रेनिंग के लिए पैसे मांगे जा रहे थे।
यहाँ तक कि ओडिशा में ट्रेनिंग कैंप का प्लान भी बनाया गया था। यहाँ हथियार और फिजिकल ट्रेनिंग दी जानी थी। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर गजवाए हिंद वाले आतंकी मॉड्यूल में कितने किरदार दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए हैं। आतंकी नंबर 1 मुसैब अहमद, मैकेनिक, आईईडी बनाने में एक्सपर्ट, बम असेंबल करने की जिम्मेदारी। आतंकी नंबर 2 मोहम्मद हमाद, आतंकी मॉड्यूल का हथियार सप्लायर, आईईडी का सामान जुटाने का काम। आतंकी नंबर 3 शेख इमरान, ओडिशा में हथियार और ट्रेनिंग का इंतजाम, दिसंबर 2025 में रेड फोर्ट और इंडिया गेट की रेकी। आतंकी नंबर 4 मोहम्मद सुहेल, सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काना, फंड के लिए बैंक अकाउंट क्यूआर कोड शेयर किया। चारों संदिग्ध रिमोट कंट्रोल वाली खिलौना कार में आईईडी लगाकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाका करने की फिराक में थे। जांच में ये भी सामने आया है कि ये आतंकी ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट से प्रभावित हुए, धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े और फिर एक खतरनाक मॉड्यूल बनाया जिसका सपना गजवाए हिंद का था। देश के इन दुश्मनों के मंसूबे को पलीता लग चुका है। अब पुलिस इनके नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। प्लम्बर, मैकेनिक के रूप में चेहरा छिपाए इन आतंकियों के लिंक कहां से जुड़े हैं। जांच में सारा सच अब सामने आने वाला है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक और आतंकियों के खिलाफ सीएम योगी का ऑपरेशन देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक चल रहा है। और ऐसे ही एक ऑपरेशन के तहत योगी फोर्स ने दक्षिण अफ्रीका में छिप कर रह रहे आतंकी को धर दबोचा। कैसे चला योगी फोर्स का ऑपरेशन दक्षिण अफ्रीका, देखिए इस रिपोर्ट में। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर दे। सीएम योगी ने चेतावनी दी थी कि हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का सपना मत देखना, भारी पड़ जाएगा। बावजूद इसके कुछ कट्टरपंथी इसी सपने को परवान चढ़ाने का ख्वाब देख रहे थे। इन्हीं में से एक है पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स। नाम मैजुल, निवासी बिजनौर, काम आतंकी नेटवर्क तैयार करना। मैजुल शनिवार को तब पुलिस के हाथ से चढ़ा जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने मैजुल को धर दबोचा। उसके खिलाफ पहले से ही लुकआउट सर्कुलर जारी था। बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अफ्रीका से भारत आए वांटेड आरोपी मैजुल उर्फ शौकीन को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मैजुल पर सोशल मीडिया के जरिए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। मैजुल तब सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आया था जब सोशल मीडिया पर उसका ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो क्लाशनिकोव राइफल के साथ नजर आ रहा था। ये वीडियो एक ग्रुप कॉल का था। इस वीडियो में एक युवक साकिब भी था। साकिब को 3 दूसरे युवकों के साथ यूपी एटीएस ने चंद रोज पहले लखनऊ से गिरफ्तार किया था। ये सभी उस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के इशारे पर भारत में नेटवर्क तैयार कर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश बुन रहे थे। मैजुल भी इसी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बताया जा रहा है। चूंकि वो साउथ अफ्रीका में था, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। इसी बीच मैजुल जब शनिवार को भारत पहुंचा तो उसे धर दबोचा गया। मैजुल के 3 और साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब दुबई में बैठे मैजुल के साथी आकिब और आजाद की बारी है। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से संबंधित वीडियो प्रकरण में बिजनौर पुलिस द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे अभियुक्त मैजुल को हिरासत में लिया गया है। वीडियो के संबंध में जनपद बिजनौर के थाना नागल पर आकिब, मैजुल एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर पूर्व में 3 अभियुक्त उवैद मलिक, जलाल हैदर एवं समीर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। मैजुल और उसके टेरर मॉड्यूल में शामिल युवकों का काम क्या था, अब वो भी समझ लीजिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करना, दोस्ती कर मुस्लिम युवाओं को कौम के लिए काम के नाम पर भड़काना, AK-47 जैसे हथियारों की वीडियो दिखाकर मुस्लिम युवाओं को प्रभावित करना, पैसों का लालच देकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए मुस्लिम युवाओं को तैयार करना। पहले लखनऊ से साकिब समेत 4 युवकों की गिरफ्तारी और अब मैजुल के शिकंजे में आने के बाद पूरे टेरर मॉड्यूल की जांच तेज कर दी गई है। ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क के दूसरे सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है। मोबाइल और डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच भी जारी है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क को लेकर और बड़े खुलासे होने की संभावना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और असम के बाद अब एक और बीजेपी राज्य में मदरसा वाली कट्टरपंथी सोच पर परमानेंटली ताला लगने वाला है। बिन बुलडोजर चलाए देवभूमि में मदरसों के अंदर शिक्षा के नाम पर चल रही दकियानूसी शिक्षा की सफाई होने वाली है। लेकिन सवाल है कि आखिर बिना बुलडोजर चलाए बीजेपी के धुरंधर सीएम धामी उत्तराखंड के मदरसों को कट्टरता से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? क्या है सीएम धामी का मदरसा प्लान? देखिए। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अंतिम सांस गिन रहा है। मदरसा बोर्ड जो यहाँ पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। 1 जुलाई से बंद होगी मदरसों में कट्टरता की शिक्षा। जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अब वो करने जा रहे हैं जिसे हेमंता बिस्वा शर्मा असम में बहुत पहले ही कर चुके हैं। उत्तराखंड में भाईजान के मदरसा तालीम पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला है। आज से ठीक 40 दिन बाद उत्तराखंड में मदरसे का पूरा हुलिया बदलने वाला है। 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहाँ संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। धामी ने तारीख तय कर दी है 1 जुलाई, मतलब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब उत्तराखंड के मदरसे में छात्र पढ़ने के लिए आएंगे तो उन्हें दीनी तालीम नहीं बल्कि आधुनिक शिक्षा मिलेगी। धामी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड के मदरसों में अब इमाम, हाफिज, कारी, मौलवी या आलिम की पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि इसकी पढ़ाई कराने वाला मदरसा बोर्ड भंग होगा। मदरसा बोर्ड को भंग करना, मदरसों पर तीखी नजर रखना, मस्जिदों को गिराना, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं एक पक्ष को खुश कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को नाराज कर रहे हैं। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार मदरसों को किस नजर से देख रहे हैं। हालांकि मदरसों में कोई भी ऐसी कोई अवैध गतिविधि या गैर संवैधानिक काम नहीं होता। मियां भाई जो भी कहे, लेकिन धामी सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होने से भाईजान के बच्चों को ही फायदा होगा। अब मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की पढ़ाई कर सकेंगे। दूसरे स्कूली बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। वो मौलवी और इमाम नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन सकेंगे। धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया। इसके दायरे में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी स्कूल आएंगे। पहले मदरसा बोर्ड के लिए अलग से फंड जारी होता था, लेकिन धामी ने इस परंपरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब अल्पसंख्यक बोर्ड के लिए पैसा जारी होगा और सभी के ऊपर खर्च होगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में सबको समान अधिकार मिले। लोग केवल धार्मिक शिक्षा नहीं ले। हमारा उत्तराखंड देवभूमि में मदरसे की क्या आवश्यकता है? देवभूमि में मदरसे की ना वैध ना अवैध भैया, यहाँ मदरसे की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो देवभूमि है। उत्तराखंड में 452 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें से 54 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता 9वीं से 12वीं तक की छात्रों को पढ़ाने की है। और धामी सरकार ने जब शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इन मदरसों की जांच की तो सिर्फ 24 मदरसों में ही छात्र थे, बल्कि 30 मदरसों में 9वीं से 12वीं तक का एक भी छात्र नहीं मिला। मतलब मान्यता प्राप्त इन मदरसों के संचालक सरकार से फंड लेते थे और अपनी जेब में रख लेते थे। मदरसे के नाम पर लूट मची हुई थी। एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ 9 दरिंदों ने दुष्कर्म किया, वो भी 3 सालों तक। पहले परवेज पठान नाम के शख्स ने नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर साजिश के तहत लड़की का अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद आरोपी परवेज और उसके 8 दोस्त नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। लेकिन जैसे ही वारदात का खुलासा हुआ, गुजरात पुलिस ने क्रिमिनल्स पठान की बीच शहर में परेड निकाल दी।
नजरें झुकी है, चेहरा खौफ और मायूसी को साफ बयां कर रहा है। लेकिन जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, क्योंकि सामने कैमरा और सैकड़ों लोगों की भीड़ जो इन 8 दरिंदों को टकटकी लगाए देख रही है। यकीन मानिए, इन आरोपियों ने एक ऐसे गुनाह को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल इन आरोपियों ने 17 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया, आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए करीब 3 साल तक ब्लैकमेल किया। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। 17 इयर्स की जो लड़की है, उसके साथ उसी के गांव के विधर्मी जो 9 लोग हैं, उसने साल 2023 से लेके 2026 तक उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ गैंगरेप किया था। ये वारदात जैसे ही पुलिस के सामने आई, पुलिस ने इसमें पॉक्सो एक्ट गैंगरेप का इसमें एफआईआर दाखिल करके टोटल 8 आरोपी है, उसकी हमने धरपकड़ की है। 17 साल की नाबालिग के साथ कुल 9 लोगों ने 3 साल तक गैंगरेप किया। 3 सालों तक वो नाबालिग को डराते धमकाते रहे, लेकिन जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, 9 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम हैं परवेज पठान, माहिर पठान, फैजान पठान, तौफीक पठान, आयान पठान, मोइन पठान, मारूफ पठान, आरिफ पठान। हालांकि एक और आरोपी साहिल पठान फरार है। गुजरात पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म के जिन 8 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया, पहले तो उनकी तुड़ाई की गई और फिर पुलिस थाने से लेकर शहर के चौक चौराहों तक परेड निकाली गई, वो भी कुछ इस अंदाज में। गैंगरेप के 8 आरोपियों के हाथों में रस्सी बांधी गई। उस रस्सी की लगाम 2 महिला पुलिसकर्मी को दी गई। इसके बाद शहर के हर चौक चौराहे से इन आरोपियों का जुलूस निकाला गया। दरअसल इस पूरे दुष्कर्म कांड का मुख्य आरोपी परवेज अनवर खान था, जिसने साल 2023 में नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और सुनियोजित साजिश के तहत लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी परवेज ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू किया, अपने दोस्तों से संबंध बनाने का दबाव बनाया और ये सिलसिला करीब 3 सालों तक चला। जहां एक तरफ गुजरात के खेड़ा में आरोपियों ने नाबालिग हिंदू लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात की, वहीं राजस्थान के राजसमंद में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी आरिफ ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और जब लड़की के घर वालों ने इसका विरोध किया तो उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। वहाँ का आरिफ नाम का एक लड़का है जो एक लड़की के साथ 5 दिन पहले इसको उठा के ले गया है। उसके बाद 5 दिन बाद इसके पिताजी और माँ गए घर पे और बच्ची को वापस लेके गए। तो आरिफ और आरिफ के पिताजी दोनों ने मिलके लड़की के घर पे जाने के बाद इनको वहाँ से धमकाया और चाकूबाजी करी। लड़की के घर वालों का आरोप है कि आरोपी आरिफ लड़की को बहला फुसला कर घर से भगा ले गया। इसी के चलते जब लड़की के पिता और भाई आरोपी के घर पहुंचे तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज अक्षय तृतीया है। आज सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन सोने के बाजार में आज क्या हुआ? क्या गोल्ड पर महंगाई का असर दिखा या बाजार ने सोने को गोल्डन सैल्यूट दिया? आगे कैसे रहेगी सोने की चाल? और सबसे बड़ी बात, क्या आज अक्षय तृतीया पर सोने का बाजार नरम रहा या गर्म? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। भारत में गोल्ड सिर्फ एक एसेट नहीं है, भारत में इसे अपने पास रखने की परंपरा रही है और मौका जब अक्षय तृतीया का हो तो तिनके भर सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। लिहाजा बाजार को गोल्ड ने गोल्डन बना दिया। एक तरफ वैश्विक तनाव है तो दूसरी तरफ निवेशकों की टेंशन, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया का शुभ संयोग मिडिल ईस्ट में धमाकों के बीच आया है। ऐसे में नजर बाजार और गोल्ड पर टिकी है। सबसे पहले आज देश के 4 बड़े शहरों में सोने का भाव देखिए। दिल्ली में 10 ग्राम 1,40,390 से लेकर 1,43,000
200 तक रहा। मुंबई में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव रहा 1,42,800। कोलकाता में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव रहा 1,41,102। इसी तरह लखनऊ में 10 ग्राम सोना 1,42,950 से 1,43,000 के दाम पर बिका। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आज खरीदा गया एक तिनका सोना भी अपने घर में कुबेर का भंडार भर देता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CIT के मुताबिक अक्षय तृतीया पर देश भर में सोना चांदी की बिक्री 20,000 करोड़ रुपए की पार पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल अक्षय तृतीया पर करीब 16,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। 2025 में यानी पिछले साल 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव था करीब 90,000 और इस बार यानी 2026 की अक्षय तृतीया पर ये 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव है करीब 1,43,000। इस बार कीमतें बढ़ने के बावजूद कारोबार मूल्य में बड़ा उछाल रहा। अक्षय तृतीया से ही शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। 19 अप्रैल से 13 जुलाई तक शादियों के 28 शुभ मुहूर्त, मतलब सोने की चमक घटने वाली नहीं। पीआई का जो आकलन है उसके हिसाब से 19 अप्रैल से और 13 जुलाई तक लगभग शादियों के 28 शुभ मुहूर्त हैं। तो अगर पूरे भारत की बात करें तो लगभग 35 लाख शादियों से 3 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने फिर से ब्लॉक कर दिया। ऑयल टैंकर और कंटेनर शिप की आवाजाही रोक दी गई है और इसी बात से प्रेसिडेंट ट्रंप भड़क गए। उन्होंने ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी। वार्निंग ये कि मंगलवार को होने वाली सेकेंड राउंड की टेबल टॉक ही ईरान के लिए आखिरी रास्ता है और अगर ईरान ने डील नहीं की तो पावर प्लांट बर्बाद कर देंगे। लेकिन सवाल है कि ट्रंप की इस धमकी के चलते कहीं सीज फायर की बातचीत से पहले ही दोबारा युद्ध न शुरू हो जाए। 48 घंटे पहले ईरान ने जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला था वो अब फिर से ब्लॉक हो चुका है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को रोक दिया गया है। अब सवाल यह है कि अचानक ही ईरान ने अपना फैसला क्यों बदला। आखिर क्यों हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल IRGC ने अपने हाथों में ले लिया। तो उसके पीछे की वजह है US प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके ऊल जलूल बयान। पहले हॉर्मुज पर US नेवी के ब्लॉकेट को जारी रखना और फिर ईरान के यूरेनियम पर समझौते का दावा करना। ट्रंप के इन्हीं दो बयानों ने ईरान को फिर से आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया। बस फिर क्या, IRGC ने ट्रंप के बयानों पर पलटवार करते हुए फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। हम हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ और सिर्फ अपने नेता खामनेई के आदेश पर खोलेंगे और बंद करेंगे, ना कि किसी मूर्ख के बयानों और दबाव के चलते। यकीन मानिए, जिस वक्त ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया था उस दौरान दुनिया ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि करीब 50 दिनों बाद ये रास्ता खुला था। लेकिन अब हालात फिर से पलट गए हैं। ईरान ने अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और इसके पीछे अमेरिका की नाकेबंदी को भी जिम्मेदार ठहराया है। इसमें कोई शक नहीं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास US नेवी के तमाम जंगी बेड़े और सबमरीन तैनात हैं। ट्रंप चाहते हैं कि सैन्य तैनाती के जरिए वो ईरान पर समझौते का दबाव बना सके, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अब कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है ये बताना तो फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन इसी बीच आशंका ये भी जताई जा रही है कि ईरान ने सिर्फ हॉर्मुज को ही ब्लॉक नहीं किया है, बल्कि वो अमेरिका से नो टॉक का मन भी बना चुका है, यानी किसी तरह की कोई बातचीत या समझौता नहीं। ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच तनाव यूं ही बढ़ा तो सीज फायर खत्म होने से पहले मिडिल ईस्ट में बड़ा धमाका होना तय है। और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर मध्यस्थता के नाम पर मिडिल ईस्ट में उड़ता फिर रहा है, लेकिन ट्रंप के इस नए लाडले की नीयत सुलह कराने की नहीं बल्कि युद्ध में घी डालने की है। और ये कहने का आधार है ट्रंप का मुनीर पर भरोसा। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग ने मुनीर को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। पाकिस्तान और विश्वासघात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीठ पर खंजर घोंपने की आदत वाले मुल्क के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर, जो सऊदी अरब टू ईरान ट्रंप का पिट्ठू बना घूम रहा है, असल में ट्रंप के प्लान की मुखबिरी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप जिसे अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, असल में वो मुनीर ट्रंप की ही कब्र खोद रहा है। मैं पाकिस्तान देश, उसके महान प्रधानमंत्री और उसके महानतम फील्ड मार्शल को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे एक महान फील्ड मार्शल हैं। मदद करने के लिए दो शानदार लोग, वे सचमुच बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कासिम मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने के बजाय जंग भड़काने में लगा है। फील्ड मार्शल मुनीर एक ऐसे शख्स के रूप में देखा जाता है जिसके संबंध अमेरिका और ईरान दोनों के साथ मजबूत माने जाते हैं।
अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान के साथ मुनीर का संबंध अमेरिका के लिए खतरे से कम नहीं है। मुनीर के ईरान के प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रह चुके हैं, जिनमें कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और IRGC कमांडर हुसैन सलामी शामिल है। ईरान की रेगुलर सेना और उनकी इंटेलिजेंस के साथ भी मुनीर के अच्छे संबंध हैं। एक तरफ अमेरिका से बातचीत तो दूसरी तरफ ईरान से गहरे रिश्ते। यही वजह है कि कुछ अमेरिकी अधिकारी इसे रेड फ्लैग मान रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान पर आंख मूंद कर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। ट्रंप को जो सो कॉल्ड एडवाइस या वार्निंग दी जा रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की, वो सही है या गलत, इसमें सीधा कैरेक्टर का मामला है। मे बी पाकिस्तान उतना अच्छा कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं कर पाता है, बट उसने एक ही कैरेक्टर हमेशा डिस्प्ले किया है कि वो किसी के साथ नहीं रहा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ कभी किसी का अपना हुआ ही नहीं है, चाहे वो उसके अपने प्राइम मिनिस्टर हों। नवाज शरीफ ने कहा मुशर्रफ के लिए कि जी पीठ में खंजर भोंक दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में रहा है। चाहे क्षेत्रीय राजनीति हो या वैश्विक मंच, अपने फायदे के लिए पाले बदलता रहा है पाकिस्तान। क्या मुल्ला मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन के नाम पर कोई बड़ी साजिश रच रहा है? अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल रूबिन पाकिस्तान के कुकर्मों की याद दिला रहे हैं। AQ खान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद की थी। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा यहूदी विरोधी देशों में से एक है। पाकिस्तान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखा। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2/3 पाकिस्तानियों को ओसामा की मौत का अफसोस है। तालिबान अमेरिका के खिलाफ जिन बमों और IED का इस्तेमाल करता था, उसमें लगने वाले 80% अमोनियम नाइट्रेट पाकिस्तानी कारखानों में ही बनते थे। माइकल रूबिन के ही शब्दों में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से शांति की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है, क्योंकि मुनीर का खुद ईरानी IRGC में गहरी पैठ है। लेकिन ट्रंप माने तब ना। मुनीर अभी फुदक रहा है और ट्रंप को ये जमूरा बहुत काम का लग रहा है, लेकिन खाल में छिपा भेड़िया कब तक अपनी असलियत छुपाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहबाज मुनीर दूसरे की आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन अपने घर में लगी आग नहीं बुझा पा रहे। पाकिस्तान में भुखमरी बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज का अब तख्ता पलट होगा, क्योंकि अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में किसानों ने एक साथ 100 शहरों को जाम कर दिया और मुनीर की फौज कुछ नहीं कर पाई। मुनीर और शहबाज मौज में हैं और किसान भूखे मर रहे हैं। यही पाकिस्तान की असली सच्चाई है। किसानों के पैसे से मरियम नवाज ने खरीद लिया अरबों रुपए का उड़न खटोला। पाकिस्तान में तानाशाह मुनीर और गुलाम शहबाज मरियम के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के 100 शहरों में किसानों ने भीषण प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन के कारण रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक जाम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा, स्वाट, एबटाबाद और बन्नू में रैलियां निकाली, जबकि बलूचिस्तान के क्वेटा, मस्तूम और कलात में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान अब शहबाज, मुनीर और मरियम के दाना पानी को बंद करने वाले हैं। पाकिस्तान में गेहूं की खरीद और MSP को लेकर किसानों ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल दिया। भिखारिस्तान पाकिस्तान के पास ना तो पेट्रोल डीजल है, ना गैस है, ना लोगों के पास रोजगार है। महंगाई भी चरम पर है। और तो अब किसान भी पाकिस्तान सरकार को गेहूं बेचने से इनकार कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के किसान मुनीर और शहबाज से आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान में बदहाली का आलम यह है कि अब लोग खुलकर मुनीर के खिलाफ बोलने लगे। पाकिस्तान में मुनीर की तानाशाही के खिलाफ अब आम गरीब भी सड़क पर उतर गया है। पाकिस्तान में अब हर कोई मुनीर का तख्ता पलट चाहता है, क्योंकि इनकी लूट नीति का राज अब खुल गया। ट्रंप के मुंह से मुनीर की तारीफ पाकिस्तान में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी पाकिस्तानियों के गुस्से को भड़का रही। अब वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश और नेपाल की तरह मुनीर और शहबाज को भी पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़े। अगर ऐसा ही हो रहा है तो पाकिस्तान में कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। नवाज शरीफ की तरह शहबाज को भी विदेश भागना पड़ सकता है।